गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा फार्मूला देखा था। आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सारा फार्मूला देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है करेंट। करेंट डिफाइन होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तार के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम करेंट कहते हैं। यानी करेंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करेंट। मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट है, तो 5 एम्पियर का करंट है, इसका मतलब हो गया 5 कूलम पर सेकेंड, क्योंकि एम्पियर को हम कूलम पर सेकेंड लिखते हैं। तो 5 कूलम पर सेकेंड मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा। तो I बराबर हो गया dq/dt। करेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर का मतलब हो गया कूलम पर सेकेंड। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। और एम्पियर का मतलब क्या होता है, एम्पियर का मतलब होता है कूलम पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट, जैसे चार्ज का 2 सीजीएस यूनिट होता है, वैसे ही करंट का भी 2 सीजीएस यूनिट होता है। पहला होता है ईएसयू करंट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा होता है ईएमयू करंट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। करंट का जो ईएसयू होता है, ईएसयू यूनिट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसको स्टैट एम्पियर कहते हैं। जैसे चार्ज के ईएसयू को हम स्टैट कूलम्ब कहते हैं, वैसे करंट के ईएसयू यूनिट को हम स्टैट एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर में 3 × 10⁻⁹ स्टैट एम्पियर होता है। ठीक वैसे ही जैसे 1 कूलम में 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है करंट का, उसको हम एबी एम्पियर कहते हैं। एबी का मतलब एब्सोल्यूट, 1 एम्पियर = 1/10 एबी एम्पियर। तो करंट का 2 सीजीएस यूनिट हो गया, एक हो गया ईएसयू, एक हो गया ईएमयू। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट। जब किसी वायर में, जब किसी कंडक्टर में, जब किसी तार में करंट फ्लो होता है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है। तो इसका डायरेक्शन देखिए 4 तरीके से आप समझ सकते हैं। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जब किसी कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है। कंडक्टर के दोनों सिरे को हम जब बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसके कारण कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इसको समझिए। ये हो गया आपका कंडक्टर। इसके 2 टर्मिनल हैं, इसके दोनों टर्मिनल को मैंने एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया। कितने वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया, V वोल्ट के बैटरी से। तो इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट हो जाएगा। अगर कंडक्टर का लेंथ L हो, मान लीजिए कंडक्टर का लंबाई L है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, उसका डायरेक्शन किधर होगा, हाई वोल्टेज टर्मिनल से लो वोल्टेज टर्मिनल। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो हम यहां से लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस = E × L लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V और कंडक्टर का लेंथ हो गया L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा V/L। करंट का डायरेक्शन किधर होता है, करंट का डायरेक्शन होता है जिधर फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट का डायरेक्शन हाई से लो पोटेंशियल की ओर होता है। अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में फ्लो होता है, और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब मेटल होता है, यानी कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है
वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है, और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के कारण होता है। कंडक्टर को हिंदी में चालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर को अर्धचालक, और इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इसको चार्ज कैरियर भी कह सकते हैं कि कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है उसमें कौन सा चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करता है यानी भाग लेता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है उसमें कौन सा चार्ज कैरियर भाग लेता है, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल। और इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा चार्ज कैरियर करंट का फॉर्म करता है, आयंस। अब देखिए करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का सिंबल है जे। जे बराबर होता है I/A, यानी करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है करंट के अलॉन्ग, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगा। ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लें तो इसका मैग्नीट्यूड होगा जे बराबर, इधर मैग्नीट्यूड होगा I/A, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये तो डायरेक्शन देने के लिए हमने एन कैप का इस्तेमाल किया है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन करंट के दिशा में होगा। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखेंगे, जे बराबर I/A, यानी करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन करंट की दिशा में होता है। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का हो गया एम्पियर और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है एवरेज करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। एवरेज करंट जो डिफाइंड होता है वो एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। मान लो टाइम इंटरवल है T1 से T2, लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट जो डिफाइंड होता है वह एक पर्टिकुलर टाइम T पर डिफाइंड होता है। ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है डी क्यू बाई डी टी, ये एक खास समय T पर परिभाषित होता है। मान लीजिए एक तार के किसी क्रॉस सेक्शन से, एक तार के किसी क्रॉस सेक्शन से T सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। T सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे E कूलम। n इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल चार्ज होगा वो n इंटू E कूलम होगा। तो T सेकेंड में चूंकि NE इतना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होगा उसको करंट कहते हैं। करंट बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो हुआ और जितना समय लगा उसके अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। तो टोटल चार्ज यहाँ कितना फ्लो हुआ, NE, और टोटल टाइम लगा T। यानी अगर किसी क्रॉस सेक्शन से T सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर करंट का वैल्यू हो जाएगा NE बाई T। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट। मान लीजिए ये एक क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज फ्लो हो गया। इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो गया, Q चार्ज। कितने टाइम में, तो T1 से T2। ये T1 माइनस T2 नहीं है, ये T1 से T2 एक टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो गया, Q चार्ज। कहाँ से फ्लो हो गया, किसी क्रॉस सेक्शन से। तो Q को निकालने का फॉर्मूला होगा, Q बराबर होगा इंटीग्रेशन DQ। T1 से T2 टाइम में टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन से T1 से T2 टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा, Q को निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन DQ बराबर होता है I dt T1 से T2, क्योंकि I बराबर होता है DQ बाई dt। यहां पर देखो तो DQ बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू dt। तो ये वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है चार्ज को कैलकुलेट करने में कि एक दिए गए टाइम इंटरवल T1 से T2 में किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा, उसका ये फॉर्मूला है।
मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है जो किसी सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है पे घूम रहा है, तो इस चार्ज के, इस रोटेटिंग चार्ज, इस घूमते हुए आवेश के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम पीरियड, और 1 बाय टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी बराबर करंट। यह जो पॉइंट चार्ज है यह अकेला चार्ज घूम रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, तो इसके घूमने की वजह से इस पाथ में करंट आएगा। इस करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक चक्कर लगाने में यह चार्ज कितना दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर 2πr सर्कमफिरेंस। तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड, मान लीजिए इस चार्ज का स्पीड है v, या v स्पीड से घूम रहा है, तो डिस्टेंस बाय टाइम को, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड को क्या कहेंगे, टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का उल्टा यानी v बाय 2πr। रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। किसी कंडक्टर के दोनों सिरे पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जितना करंट फ्लो होगा उसके रेशियो को रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका और फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, जहां रो रेसिस्टिविटी है, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। ओम का सिंबल इस तरह का होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वी और आई। रेसिस्टेंस जो है ये वी या आई पर डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, लेकिन रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेसिस्टेंस वी या आई पे डिपेंड नहीं करता, यह डिपेंड करता है टेम्परेचर, मटेरियल और ज्योमेट्री पे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। यहाँ से देखिए ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर और मटेरियल पे, और ये लेंथ और एरिया का मतलब हो गया ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का ज्योमेट्री। ये एक कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसका लेंथ है एल और इसका रेसिस्टिविटी है रो। इस कंडक्टर को जब V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया तो इसमें कितना करंट फ्लो होने लगा, I। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर V बाय आई। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है इसके टर्मिनल पर V, और कितना करंट फ्लो हो रहा I, तो V और I के रेशियो को रेसिस्टेंस कहेंगे। और रेसिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला है रो एल बाई ए। लेकिन R का वैल्यू V या I पे डिपेंड नहीं करता, इसका वैल्यू रो पर, लेंथ पर और एरिया पे डिपेंड करता है। तो रो क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर और मटेरियल पे। मटेरियल मतलब किस चीज का बना हुआ है। तो रेसिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, मटेरियल, ज्योमेट्री। जब आप ज्योमेट्री बोलते हैं तो लेंथ और एरिया दोनों आ जाता है। रेसिस्टिविटी, इसको हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया आर ए बाई एल। यहां से रो बराबर क्या मिल जाएगा, आर ए बाई एल। और एक और फॉर्मूला होता है एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, जहां एम है मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये रेसिस्टिविटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यह केवल और केवल टेम्परेचर पे और कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर दो कंडक्टर सेम मटेरियल का बना हुआ है और सेम टेम्परेचर पर है तो उसका रेसिस्टिविटी भी सेम होगा, चाहे लेंथ कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो। 2 वायर है, मान लीजिए कॉपर का बना 2 वायर है, ठीक है। दोनों का लेंथ अलग अलग है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है। एक लंबा वायर है, एक छोटा वायर है, एक मोटा वायर है, एक पतला वायर है। तो लेंथ और एरिया डिफरेंट है, लेकिन चूंकि दोनों सेम मटेरियल यानी कॉपर का बना हुआ है इसलिए दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा, लेकिन रेसिस्टेंस डिफरेंट होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस
मटेरियल के साथ साथ ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्री अलग अलग है, लेंथ एरिया अलग अलग है, तो रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। देखिए 9 नंबर पॉइंट है, मान लीजिए किसी कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ होता है किसी कंडक्टर के लिए वो स्ट्रेट लाइन होता है। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी टेन थीटा, उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो R इक्वल टू वी बाय आई बराबर टेन थीटा बराबर स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। अगर थीटा का मान 60 डिग्री हो तो रेसिस्टेंस का मान हो जाएगा 1060 यानी √3। अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए यानी खींचा जाए तो उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी तार को खींचते हो तो उसका मटेरियल चेंज नहीं होगा। मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। तांबा का एक तार है, अगर उसको हम खींच के लंबा कर दें तो वो तांबा का ही रहेगा। तो मटेरियल चूंकि वही रहा इसलिए रेसिस्टिविटी वही रहेगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। जब आप वायर को खींचिएगा तो उसका लेंथ बढ़ेगा और जितना गुना लेंथ बढ़ेगा एरिया उतना गुना घटेगा, यानी एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। इस फॉर्मूला को हम अगर एल से ऊपर और एल से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो रो एल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे एरिया इंटू लेंथ को क्या कहेंगे? वॉल्यूम। अगर इस फॉर्मूला में हम एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो एरिया से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहेंगे और नीचे में एरिया इंटू एरिया को एरिया स्क्वायर। चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर R4। अब देखो जब आप तार को खींचोगे तो रो और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर के, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस पर पावर 4 के। ठीक है, तो जब वायर को खींचेगा तो रेसिस्टेंस जो है लेंथ पर कुछ इस तरह डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी तार को खींचकर उसका लंबाई डबल कर देंगे तो जैसे ही लंबाई डबल होगा तो 2 का स्क्वायर यानी रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा। मान लीजिए ये एक वायर है, इस वायर का रेसिस्टिविटी है रो, इस वायर का लेंथ है एल और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इस वायर का रेसिस्टेंस है आर, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए। अब इस वायर को एन इक्वल पार्ट में काट कर सारे पार्ट को एक जगह इकट्ठा जोड़कर ऐंठ दिया जाता है, तो यह जो सिंगल वायर मिलेगा इसका लंबाई एल बाई एन होगा। चूंकि जो ओरिजिनल वायर है उसका लेंथ एल है, जब इसको आप एन बराबर भाग में कटिंग करिएगा तो प्रत्येक पार्ट की लंबाई हो जाएगी एल बाई एन। तो ये जो ट्विस्टेड वायर है इसको ट्विस्टेड वायर कहते हैं, ऐंठा हुआ तार। तो इस ट्विस्टेड वायर का लेंथ हो जाएगा एल बाई एन, लेकिन इसका एरिया हो जाएगा एन ए, क्योंकि पतले वाले तार का एरिया ए है और ऐसा ऐसा एन तार को आपस में लपेटा गया है तो इसका एरिया एन ए हो जाएगा। रेसिस्टिविटी वही रहेगा जो पहले वाले वायर का है, क्योंकि मटेरियल तो वही है लेकिन रेसिस्टेंस चेंज होगा। तो जो ट्विस्टेड वायर है, ये कौन सा वायर है? ट्विस्टेड वायर। तो जो ट्विस्टेड वायर है, ऐंठा हुआ वायर, इस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा आर डैश बराबर होगा आर बाय एन स्क्वायर। ट्विस्टेड वायर का रेसिस्टेंस आर डैश बराबर होगा आर बाय एन स्क्वायर। अगर किसी वायर को 5 बराबर भाग में काटा जाए और उस पांचों भाग को एक साथ ऐंठ कर एक सिंगल यानी ट्विस्टेड वायर बनाया जाए तो इस ट्विस्टेड वायर का रेसिस्टेंस पहले वाले वायर के रेसिस्टेंस से 5 का स्क्वायर यानी 25 गुना कम होगा।
कंडक्टेंस G बराबर 1/r। कंडक्टेंस को हिंदी में चालकत्व कहते हैं, G बराबर 1/r। तो कंडक्टेंस जो होता है रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। इसका SI मात्रक हो जाएगा 1/ओम, यानी ओम इनवर्स, जिसको महो या साइमन कहते हैं। ओम इनवर्स को महो या साइमन कहते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर होता है 1/रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का SI यूनिट हो जाएगा, चूंकि रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर होता है, रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर होता है, तो कंडक्टिविटी का SI यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या कहेंगे? महो। मीटर इनवर्स को पर मीटर, तो इसको कहेंगे महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। चूंकि कंडक्टर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? करंट फ्लो के लिए। कंडक्टर मतलब चालक, जिससे करंट इजीली फ्लो हो। तो जब चालक से करंट आसानी से फ्लो होगा तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा और प्रतिरोधकता भी कम होगा। इसीलिए कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम होता है और किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻8 ओम मीटर। अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो उसका रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन इसका कंडक्टिविटी घटेगा और कंडक्टेंस घटेगा। चूंकि रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों बढ़ता है, जबकि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों घटता है। किसी टेम्परेचर T पर किसी कंडक्टर के वायर का रेसिस्टेंस है RT और किसी टेम्परेचर T0 पर रेसिस्टेंस है R0। तो RT बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे R0 1 + अल्फा T - T0, जहां अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फा को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। उसी तरह से ρT बराबर ρ0 1 + अल्फा T - T0। ये ρT हो गया रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, ρ0 हो गया रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0, अल्फा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, T - T0 हो गया चेंज इन टेम्परेचर। कंडक्टर के लिए अल्फा का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से जो ρT का वैल्यू होगा वो ρ0 से अधिक आएगा। इसका मतलब जो हायर टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी होगा वो अधिक होगा लोअर टेम्परेचर वाले रेसिस्टिविटी से। अल्फा को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक। और किसी कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ इस तरह होता है। तो ये 5 पॉइंट आप कंडक्टर के लिए याद रखें। फिर आइए 15 नंबर में है फॉर सम एलॉय। कुछ ऐसे मिश्र धातु हैं जैसे कि नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेन। कुछ ऐसे एलॉय हैं जिनके लिए आप 2-3 पॉइंट याद रखिए। पहला, रो एंड आर रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए उसका रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका अल्फा 0 होता। अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। जरा सोचिए, अगर अल्फा को हम 0 कर दें, यहाँ पर अल्फा को 0 कर दें तो 0 इंटू ये सब 0 हो जाएगा, तो ρT बराबर ρ0 आ जाएगा। यानी किसी भी टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी सेम रह जाएगा, यानी टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। और थर्ड पॉइंट है कि रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी इसका ग्राफ लगभग पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। थोड़ा सा बढ़ता है, यानी बहुत कम चेंज होता है, लगभग कांस्टेंट रहता है। इसको तो पूरा स्ट्रेट लाइन ऐसे होना चाहिए, चूंकि ये टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहता है। किसी भी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, यानी बहुत स्लाइट चेंज होता है, लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट है 16 नंबर, फॉर सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक के लिए याद रखिएगा कि अर्धचालक का जो रेसिस्टिविटी होता है उसका ऑर्डर होता है 3000 ओम मीटर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों घटता है, यानी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों बढ़ेगा। अल्फा जो होता है वो सेमी कंडक्टर के लिए निगेटिव होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए। और रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर देखिए दोनों घटता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। नेक्स्ट देखिए इंसुलेटर। इंसुलेटर का प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर के तरह ही होता है। इंसुलेटर के लिए जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी इंसुलेटर का होता है, क्योंकि उससे करंट फ्लो नहीं होता है, तो उसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों बहुत हाई होता है। इसका रेसिस्टिविटी का ऑर्डर होता है 10⁻16 ओम मीटर। अगर तापमान बढ़ाइएगा तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों घटने लगता है। अल्फा निगेटिव है इसीलिए ये दोनों घटने लगता है, अगर पॉजिटिव होता तो बढ़ता। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ओम्स लॉ देखिए, ओम का नियम है V बराबर IR, यानी किसी भी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस V हो और उससे फ्लो होने वाला करंट I हो, तो V समानुपाती होता है I के। तो उस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट डालते हैं R, तो V बराबर IR। लेकिन इसमें कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, कंडक्टर का जो तापमान है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है J बराबर सिग्मा ए, जहां J करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है EE/m टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है EE/m टाउ, जहां E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, यानी दो लगातार संघात या दो लगातार टक्कर के बीच लगा औसत विश्रांति काल। इसको विश्रांति काल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार कॉलिजन करता है, तो दो कॉलिजन के बीच में जितना देर वो मूव करता है उसको कहते हैं विश्रांति काल। यानी लगातार कॉलिजन होने से क्या होता है कि जितना देर वो कॉलिजन नहीं करता है उतना देर वो रेस्ट कर रहा होता है। रेस्ट कर रहा है मतलब बैठ के नहीं, वो जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन लगातार कॉलिजन करता है, तो दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम में तो वो कॉलिजन नहीं कर रहा, यानी उस टाइम में वो एक तरह से रेस्ट ही कर रहा है, तो उसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ट्वेंटी नंबर देखिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड करंट डेंसिटी J। J बराबर होता है NeVD, जहां N है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर VD/E बराबर E/m टाउ, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। कलर कोड देखिए, मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड। मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, उसमें एक ट्रिक बोले थे याद करने, BB रॉय हैज़ गुड बट वेरी ग्रेट वाइफ। ये पहला बी हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। हैज़ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर G का मतलब हो गया ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और लास्ट में 3 कलर और होता है गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर किसी कंडक्टर से I एम्पियर का करंट फ्लो हो, उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V हो और उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस R हो, तो वह T टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, VIT, जिसका और फॉर्मूला है V²/RT I²RT। इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम,
यानी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम को हम पावर कहते हैं। 1 सेकंड में कितना एनर्जी खा रहा है। तो E बाई टी करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा VI, फिर E बाई टी करेंगे तो क्या बचेगा V²/R, और E बाई टी करेंगे तो I²R। तो इलेक्ट्रिकल पावर का 3 फार्मूला हो गया, VI, V²/R, I²R। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये देखिए किलोवाट किसका यूनिट है, पावर का, और आवर किसका यूनिट है, टाइम का। तो पावर और टाइम ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एनर्जी का यूनिट मिलेगा। तो इसलिए किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया। किलोवाट घंटा पावर का यूनिट नहीं है, ये पावर इनटू टाइम यानी एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर को एक BOT यूनिट माना गया, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और 1 किलोवाट आवर कितना एनर्जी के बराबर होता है, तो 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर होता है। वाट इंटू सेकेंड को जूल कहेंगे, क्योंकि जूल पर सेकेंड को वाट कहेंगे तो वाट इंटू सेकेंड को जूल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर का 2 ग्रुपिंग पढ़ाए थे, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, करंट सेम फ्लो होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। तो पहला रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज V1 होगा वो IR1, चूंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है। पहला रेसिस्टेंस है R1, उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है I। दूसरा रेसिस्टर है R2, उससे भी करंट कितना फ्लो हो रहा है I। तीसरा R3, उससे भी करंट फ्लो हो रहा है I। तो V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। लेकिन I का वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट से कितना मिलेगा, I बराबर होता है V/R। तो I बराबर हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट सर्किट से इंटू R1। फिर यहाँ पर I बराबर V/R इक्विवेलेंट इंटू R2, I बराबर V/R इक्विवेलेंट इंटू R3। ये जो 3 फार्मूला है इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। मान लीजिए 3 रेसिस्टेंस सीरीज में दे दिया और किसी बैटरी से कनेक्ट करके, और बैटरी का वोल्टेज दे दिया। तो आप जानते हैं कि जब भी हम 3 रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ, तो बैटरी का वोल्टेज उस तीनों रेसिस्टर के बीच में बढ़ता है। तो पहला रेसिस्टर कितना वोल्ट खाएगा, V1, जिसका ये फॉर्मूला है। दूसरा रेसिस्टर V2 वोल्ट खाएगा, जिसका ये फॉर्मूला है। तीसरा रेसिस्टर V3 वोल्ट खाएगा, जिसका ये फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, इसको आप इसके मदद से याद रखिए कि V1 = IR1 और I के जगह V/R इक्विवेलेंट इंटू R1। तो कुछ इस तरह से इस फार्मूला को याद रखिएगा। पहले इसको समझिए फिर याद करिएगा। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट बढ़ता है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 का इन्वर्स। पहले रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, I1, जिसका फॉर्मूला होता है V/R1। I2 का फॉर्मूला V/R2, I3 का फॉर्मूला V/R3, क्योंकि तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस सेम वोल्टेज है V। 25 नंबर देखिए, यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस है जो पैरेलल में है, और एक ये मेन करंट I है जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। तो I1 का फॉर्मूला होता है, ये जो पहला रेसिस्टर है R1, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। तो अगर I1 का वैल्यू लिखना हो तो इससे स्टार्ट करो, R2/R1 + R2 इंटू मेन करंट I। और I2 दूसरे वाले रेसिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको निकालना हो तो इससे स्टार्ट करो, R1/R1 + R2 इंटू मेन करंट I। EMF ऑफ अ सेल, किसी बैटरी का जो EMF होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका ऐसा यूनिट होगा जूल पर कूलम वोल्ट। इसका डायमेंशन निकल जाएगा वर्क बाय चार्ज, तो वर्क बाय चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा ml² T - 3 I-1। EMF का डायमेंशन पोटेंशियल के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हमको A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो,
यानी VA माइनस VB निकालना हो तो इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक यही है कि अगर आपको VA माइनस VB निकालना है तो आप A से चलते चलते कहाँ जाइएगा? B पर, और रास्ते में जो मिलेगा उसको, माने जो भी वोल्टेज मिलेगा उसको उसके चिन्ह के साथ लिखिएगा। तो यहाँ पर हमको पहला बैटरी मिला, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो प्लस E1। फिर ये रेसिस्टर कितना वोल्ट खाएगा? I इंटू R1, तो चूंकि करंट के अलोंग जा रहे हैं तो प्लस IR1। फिर ये माइनस E2 होगा क्योंकि निगेटिव टर्मिनल आगे है, माइनस E2। ये प्लस IR2 और ये प्लस IR3। ये प्लस IR2 इसीलिए लिए क्योंकि करंट के अलोंग जा रहे हैं, यानी जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो IR2 प्लस IR3, ये हो गया VA माइनस VB का वैल्यू। ट्वेंटी 28 नंबर में है डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। अगर किसी बैटरी को, ये एक सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, अगर इसको किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट करें तो ये तुरंत डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बैटरी जो है इस लोड को करंट सप्लाई करेगा। यहाँ पर जो बैटरी का टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है A से और निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है B से। तो टर्मिनल वोल्टेज किसको कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज, यानी VA माइनस VB। VA माइनस VB, ये VA हो गया एनोड वोल्टेज और VB हो गया कैथोड वोल्टेज। तो VA माइनस VB को ही V कहते हैं, V का मतलब टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू होगा E माइनस IR। यानी अगर हमको VA माइनस VB निकालना है तो ऊपर वाले रास्ते से अगर चलते हैं तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला E, और ये जो लोड है इससे I करंट फ्लो हो रहा तो IR वोल्टेज खाएगा, लेकिन हम जा रहे हैं इधर और करंट आ रहा है इधर उल्टा, तो माइनस IR। और अगर A से B हम इस रास्ते होकर जाएं तो प्लस IR। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू EMF से हमेशा कम होता है। जब भी सेल डिस्चार्ज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू EMF से कम होगा, क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज इंटरनल रेसिस्टेंस खा जाता है, इसको लॉस्ट वोल्ट कहते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना वोल्ट खाता है? IR, जिसको हम लॉस्ट वोल्ट कहते हैं, और ये बराबर होगा IR। तो इसका मतलब जो बैटरी का EMF है ये दो पार्ट में बंटता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस सर्किट में, ये जो डिस्चार्जिंग सर्किट है इसमें ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो रहा है। कुछ वोल्ट ये खाएगा, कुछ वोल्ट ये खाएगा, दोनों का वोल्टेज ऐड करिएगा तो EMF के बराबर होगा, यानी E बराबर हो जाएगा IR प्लस IR। यहाँ से भी आप देखिए माइनस IR को इधर करिएगा तो E बराबर क्या होगा? IR प्लस IR। I बराबर हो जाएगा E बाई R प्लस R, यानी टोटल EMF कितना है? E, और टोटल लोड कितना? R प्लस R। ये दोनों लोड सीरीज में है तो टोटल लोड सीधा ऐड हो जाएगा। लॉस्ट वोल्ट हो गया IR। लॉस्ट वोल्ट का मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस जितना वोल्ट कंज्यूम करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्ट। अगर इस सर्किट को हम ओपन कर दें तो करंट का फ्लो होना जीरो होगा। तो ओपन सर्किट का मतलब होता है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, और अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब करंट जीरो हो गया, और करंट अगर फ्लो होगा ही नहीं तो वोल्टेज में लॉस होगा ही नहीं, तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर होगा। इसका मतलब ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम होता है। शॉर्ट सर्किट उसको कहते हैं जिसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो होता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि बैटरी जो है, बैटरी के दोनों टर्मिनल को हम बिना एक्सटर्नल लोड के ही कनेक्ट कर देते हैं, तो यहां पर एक्सटर्नल लोड जीरो हो जाएगा, केवल इंटरनल लोड रहेगा। तो यहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा यानी VA माइनस VB जो होगा वो जीरो होगा, टर्मिनल वोल्टेज जीरो होगा, और करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होगा। चूंकि लोड कम हो गया, घट गया है, तो करंट मैक्सिमम कितना फ्लो होगा? E बाई R। यानी किसी बैटरी से अधिकतम कितना करंट फ्लो हो सकता है? E बाई R। देखिए, ये एक्सटर्नल लोड जितना घटाइएगा करंट उतना बढ़ते जाएगा। अगर एक्सटर्नल लोड जीरो कर दें तो करंट मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम करंट कितना होगा? E बाई R, यानी EMF बाई इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको मैक्सिमम करंट कहते हैं। तो जब भी किसी बैटरी को हम शॉर्ट करते हैं तो करंट मैक्सिमम फ्लो होता है, जबकि टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो गया, क्योंकि सारा का सारा EMF इंटरनल रेसिस्टेंस खा जाता है, तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो बचता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
अ सेल विल सप्लाई मैक्सिमम पावर टू एक्सटर्नल लोड इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। कोई भी जो बैटरी है वो किसी बाहरी लोड को अधिकतम पावर तब सप्लाई करता है जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो। चूंकि पावर का फॉर्मूला होता है I²R और I का वैल्यू होता है E/R+R, तो इसका स्क्वायर इंटू आर होगा। तो मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या करेंगे, आर के जगह आर रख सकते हैं तो मैक्सिमम पावर निकलेगा, क्योंकि बैटरी जो है वो एक्सटर्नल लोड को मैक्सिमम पावर कब सप्लाई करेगा? ये जो बैटरी है ये इस लोड को मैक्सिमम पावर कब सप्लाई करेगा? जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस आर के बराबर हो। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला निकालने के लिए आप यहाँ पर स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर रखकर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, या कैपिटल आर के जगह स्मॉल आर रख के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है। अगर किसी बैटरी का हम इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लॉस्ट वोल्ट बढ़ेगा लेकिन टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ाने से ये ज़्यादा वोल्टेज खाएगा यानी लॉस ज़्यादा होगा, और लॉस अगर ज़्यादा होगा तो टर्मिनल पे कम वोल्टेज बचेगा। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, कैपिटल आर बढ़ाते हैं, तो फिर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन लॉस्ट वोल्टेज घटेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सटर्नल लोड को कौन सा वोल्टेज मिलता है? टर्मिनल वोल्टेज। एक्सटर्नल लोड को टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। ठीक है, एक्सटर्नल लोड को टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। थर्टी 32 नंबर है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए, सेल का ग्रुपिंग दो तरीके से होता है, एक होता है सीरीज ग्रुपिंग, एक होता है पैरेलल ग्रुपिंग। एक और ग्रुपिंग होता है जिसको हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में मान लीजिए दो बैटरी है जिसका ईएमएफ है E1 E2, इंटरनल रेसिस्टेंस है R1 R2। जब उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे किसी एक्सटर्नल लोड से तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला होगा E1 + E2 और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R1 + R2। अगर n आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल सेल उसको कहते हैं जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों सेम हो। तो अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल है जिसमें से x सेल गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा n - 2xe और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो nr होगा, क्योंकि प्रत्येक सेल का रेसिस्टेंस r है। तो ऐसा n सेल है जो सीरीज में कनेक्ट है तो सबके इंटरनल रेसिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ने पर nr मिल जाएगा। यहाँ एक चीज हमने बताया था कि सीरीज ग्रुपिंग में दो कनेक्शन होता है बैटरी का, एक राइट कनेक्शन, एक रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, जबकि रेसिस्टेंस में ऐसा कोई बात नहीं होता। रेसिस्टेंस को जब आप सीरीज ग्रुपिंग में लगाते हैं तो वहाँ पर वो ऑलवेज राइट ही रहता है, उसमें कोई टर्मिनल्स नहीं होता। लेकिन बैटरी का जब आप सीरीज ग्रुपिंग करोगे तो वहाँ पर अगर आपने उल्टा टर्मिनल लगाया तो वहाँ पर ईएमएफ घट जाएगा, यानी E1 - E2 भी हो सकता है। मान लीजिए 10 आइडेंटिकल सेल है जिसमें से दो सेल आपने गलत तरीके से जोड़ दिया तो नेट ईएमएफ यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना रह जाएगा? तो 10 हो गया टोटल सेल, जिसमें से दो गलत तरीके से जुड़ा है तो x का मान 2, 2 का डबल 4, 4 घटेगा तो यानी 6e बचेगा, जबकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो सीधा 10R होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में देखिए
अगर दो सेल को आप पैरेलल में जोड़िएगा तो वहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होगा E1/R1 प्लस E2/R2 बाय 1/R1 प्लस 1/R2, जबकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1/R1 प्लस 1/R2 का इनवर्स, यानी R1R2 बाय R1 प्लस R2। इफ n आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये सारा आइडेंटिकल सेल है और कितना सेल है, टोटल n सेल है। तो अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस सारे सेल का जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका ईएमएफ यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा E, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा R/N। जरा सोचिए, यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस है R, इसका भी है R, इसका भी है R, ऐसा ऐसा कितना रेसिस्टेंस है N, तो क्या लिखेगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इनवर्स, यानी N/R का इनवर्स यानी R/N होगा, सीधा N से डिवाइड लगेगा। अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में हो R और R तो इक्विवेलेंट होगा R/2, 3 पैरेलल में हो तो R/3, 4 पैरेलल में हो तो R/4। इक्विवेलेंट ईएमएफ इस फॉर्मूला से निकलेगा E/R प्लस E/R प्लस E/R, यहाँ N सेल है तो NE/R, अब बाई 1/R प्लस 1/R, N सेल है तो N/R, तो N/R और ऊपर NE/R, तो क्या बचेगा, E बचेगा। तो इसी फॉर्मूला से ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल जाएगा और इस फॉर्मूला से आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। यानी अगर n आइडेंटिकल सेल है, ध्यान से सुनिए, अगर n आइडेंटिकल सेल है तो किसी एक सेल का जो ईएमएफ होगा वही होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इंटरनल रेसिस्टेंस R/N सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पहले रो में n सेल है, ये सारा सेल आइडेंटिकल है, सेकेंड रो में भी n सेल है, थर्ड रो में भी n सेल है, और ऐसा ऐसा कितना रो है, m रो है। तो यहाँ पर कुछ सेल सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। अब देखिए ये जितना भी n सेल सीरीज में है सबका इक्विवेलेंट सेल लेते हैं, ये सारा ईएमएफ ऐड होगा तो NE होगा, और सारा रेसिस्टेंस सीरीज में है ऐड होगा तो NR हो जाएगा। तो पहले रो में जो इक्विवेलेंट सेल मिला उसका ईएमएफ NE और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस NR होगा, सेकेंड रो में भी वही होगा NE NR, थर्ड में भी वही होगा, ऐसा ऐसा कितना रो होगा, M रो। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में एक सेल है, दूसरा सेल, ऐसे करके M सेल हो जाएगा। अब ये सारा इक्विवेलेंट सेल है, ध्यान से देखिए, सबका ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेसिस्टेंस सेम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो किसी एक का जो ईएमएफ होगा वही इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, NR 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 NR, M बार आया है तो NR/M हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल M × N होगा, क्योंकि M रो है और प्रत्येक रो में N सेल है, तो कुल सेलों की संख्या M × N हो जाएगा। मिक्स्ड ग्रुपिंग में याद रखिएगा कुल सेलों की संख्या M × N होती है। मिक्स्ड ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा NE, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा NR/M, और करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट जो फ्लो होगा वो होगा E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, E इक्विवेलेंट का वैल्यू NE बाय R प्लस NR/M। फॉर मैक्सिमम पावर सप्लाई, ये जो मिक्स्ड ग्रुपिंग है ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल लोड को यानी R को मैक्सिमम पावर तब सप्लाई करेगा जब एक्सटर्नल लोड R का वैल्यू इंटरनल लोड R इक्विवेलेंट के बराबर हो, यानी R का वैल्यू NR/M के बराबर हो। वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग। अगर एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, तो वोल्टेज रेटिंग का मतलब उसका ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ E, इसी को वोल्टेज रेटिंग कहेंगे। करंट रेटिंग I जो होता है वो होता है मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय सेल। कोई भी बैटरी अधिकतम जितना करंट सप्लाई कर सकता है उसको हम करंट रेटिंग कहते हैं। करंट रेटिंग को I से सिंबलाइज करते हैं, वोल्टेज रेटिंग को E से। चूँकि ईएमएफ है E तो वोल्टेज रेटिंग E हो जाएगा, करंट रेटिंग हो जाएगा E/R, क्योंकि अगर इस बैटरी के दोनों टर्मिनल को हम शॉर्ट कर दें, बिना लोड दिए वायर से कनेक्ट कर दें, तभी तो वो मैक्सिमम करंट सप्लाई करेगा। तो मैक्सिमम करंट कितना सप्लाई करेगा, EMF बाय इंटरनल रेसिस्टेंस। फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अगर मान लीजिए
सेल का मिक्स्ड ग्रुपिंग दिया हुआ है तो पूरे ग्रुप का वोल्टेज रेटिंग क्या होगा? तो पूरे ग्रुप का वोल्टेज रेटिंग वही होगा जो पूरे ग्रुप का ईएमएफ होगा, यानी ई इक्विवेलेंट को ही वोल्टेज रेटिंग कहेंगे, जिसका वैल्यू एन ई होता है। और पूरे ग्रुप का जो करंट रेटिंग होगा आई इक्विवेलेंट, वो क्या होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, क्योंकि अगर एक बैटरी है तो ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस के रेशियो को हम करंट रेटिंग कहते हैं। अगर बहुत सारा बैटरी है तो उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा और उसका जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसके रेशियो को हम करंट रेटिंग कहेंगे, आई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, इसको हम डिवाइड करेंगे। ई इक्विवेलेंट का वैल्यू है एन ई, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग में? एन आर बाई एम, एन एन कैंसिल हो जाएगा तो एम ई बाई आर। ये ई बाई आर क्या है? ये ई बाई आर है एक बैटरी का करंट रेटिंग यानी आई, तो एम आई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एन और एम को निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट बाई ई। एन बराबर क्या होगा? ई इक्विवेलेंट बाई ई, यहाँ से एन बराबर ई इक्विवेलेंट बाई ई। और एम बराबर क्या होगा? एम बराबर होगा आई इक्विवेलेंट बाय आई। ठीक है, तो ये दो फार्मूला मिल गया। ये ई इक्विवेलेंट हो गया मिक्स्ड ग्रुपिंग का वोल्टेज रेटिंग और ई हो गया सिंगल सेल का वोल्टेज रेटिंग। ये आई इक्विवेलेंट हो गया पूरे ग्रुपिंग का, पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग का करंट रेटिंग, और आई हो गया सिंगल बैटरी का करंट रेटिंग। अब देखिए, आपको मैंने किरचॉफ का दो नियम पढ़ाया था, एक किरचॉफ करंट लॉ जिसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको लूप लॉ या पोटेंशियल लॉ भी कहते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी जंक्शन पर जितना भी करंट आएगा सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। वहाँ पर मैंने बताया था इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है, यानी सारे करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाएगा। तो सम को, समेशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा आई बराबर जीरो का मतलब हो गया कि किसी भी जंक्शन पर सारे करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक है, और वोल्टेज, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है वो ये कहता है कि किसी भी लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। सारे पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB का मतलब हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसके बैलेंस होने का कंडीशन है R1/R2 बराबर R3/R4, तभी बैलेंस होगा, यानी तभी गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियोमीटर में आपको मैंने बताया था कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है φ×L, जहां φ है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और स्मॉल r यानी किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, एक नॉन रेसिस्टर R लेते हैं इंटू L1/L2 - 1, जहां L1 है बैलेंस लेंथ कब, जब की ओपन हो, और L2 है बैलेंस लेंथ कब, जब की क्लोज्ड हो। तो L1 इज बैलेंस लेंथ व्हेन की इज ओपन, L2 इज बैलेंस लेंथ व्हेन की इज क्लोज्ड। क्लियर है? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। KCL हो गया सिग्मा आई ज़ीरो, KVL हो गया सिग्मा भी ज़ीरो। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर सारे करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा था I1 + I2 बराबर I3 + I4 + I5, यानी इनकमिंग करंट का सम बराबर आउटगोइंग करंट का सम। उसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं I1 + I2 - I3 - I4 - I5 बराबर ज़ीरो। उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए एक बार। ये आपका हो गया फॉर्मूला खत्म। एक बार आप किरचॉफ करंट लॉ को फिर से समझ लीजिए। किरचॉफ करंट लॉ, इसको समझिए। मान लीजिए ये P एक जंक्शन है, यहाँ पर इधर से भी तार आ रहा है, इधर से भी वायर है, इधर 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 इस तरह से वायर है। इस ब्रांच में I1 करंट, इस ब्रांच में I2 करंट, इधर I3, इसमें I4, इसमें I5। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट का सम हो जाएगा I1 + I2 बराबर आउटगोइंग करंट का सम होगा I3 + I4 + I5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 + I2 प्लस -I3 प्लस -I4 प्लस -I5 बराबर ज़ीरो, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो सारे करंट का जो सम है एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है वैसा सम जिसमें हम क्वांटिटी के साइन को कंसीडर कर रहे हैं, यानी जिसमें फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर करंट है तो उसके चिन्ह को हम ले रहे हैं। इनकमिंग करंट का चिन्ह प्लस ले रहे हैं, आउटगोइंग करंट का चिन्ह माइनस ले रहे हैं। तो सारे करंट का इस जंक्शन पर 5 करंट है, पाँचों करंट का जो एल्जेब्रिक सम है वो ज़ीरो है, यानी सिग्मा आई बराबर ज़ीरो।
द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट ए जंक्शन इज 0। तो ये आज आपका फॉर्मूला हो गया ख़त्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी फॉर्मूला ख़त्म हो गया। तो ऑप्टिक्स का हो गया सारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैट का हो गया, करंट का हो गया। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, सारे फॉर्मूला को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।